हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास का जो होमवर्क था हमारा वो था S1 में थर्मोडायनेमिक्स 2 के S1 के मैंने 1 to 10 क्वेश्चन आपको दिए थे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि प्रोसेस रिवर्सिबली होगा या इरिवर्सिबली हो रहा है। वो कैसे डिसाइड करें? तो याद करो, मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के, T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 वाला फॉर्मूला हम रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल दोनों केसेस में लगा सकते हैं। तो Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 से आप एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। उसके लिए Q2 Q1 आपको दे रखे हैं। अब अगर वो एफिशिएंसी T2 माइनस T1 अपॉन T2 के इक्वल आती है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, उससे कम आती है तो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, और उससे ज्यादा अगर है तो प्रोसेस इम्पॉसिबल होगा, फिजिबल नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेजर मिस्टेक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक मेजर मिस्टेक होती है। टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, कितना? 65 डिग्री सेल्सियस। उससे पहले एफिशिएंसी कितनी थी? 1/6 T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब हमने जब टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस, सिंक का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया, तो अब सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? T1 माइनस 65, या हमें इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 273 प्लस 65 लिखना होगा। तो ओनली 65, बिकॉज जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज नहीं होती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, तो केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो 10 केल्विन ही होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज है, 65 डिग्री सेल्सियस बोलो या 65 केल्विन बोलो, टेम्परेचर चेंज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। ठीक है, आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 आइसोबारिक का फॉर्मूला पता है, आइसोकोरिक का फॉर्मूला पता है, आइसोथर्मल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एडियाबेटिक, इन सब के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए। सारे क्वेश्चन आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, सबके फॉर्मूले आपके पास हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक डाउट आता है, सर हमें इसमें तो पता ही नहीं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबेटिक है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन CV ln T2 बाई T1 प्लस एन आर ln V2 बाई V1, इसको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस आइसोथर्मल है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, आइसोबारिक है तब भी यही लगेगा, कोई सा भी प्रोसेस हो, प्रोसेस से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? इनिशियल और फाइनल स्टेट से। हमें T1 T2 V1 V2 पता होना चाहिए, और यहां पर हमें वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। T1 पता है कितना है, T1 300 केल्विन, वॉल्यूम 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर। T2 हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है। तो यहां पर हम पहले T2 फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए P2V कांस्टेंट दे रखा है, T2 निकाल लो और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर माइनर सा चेंज आपको करना होगा। जो फॉर्मूला हमारा होता है, नॉर्मली हम NCV ln T2 बाई T1 लिख लेते हैं। जब ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं तो यहाँ पर CV को टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट माना हुआ है, लेकिन आप अगर यहाँ पर CV CP टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, NCP dt अपॉन T। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो CP, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV। अब CP की पहले यहाँ वैल्यू पुट करो और फिर इसे इंटीग्रेट कर दो। तो मोस्टली सारे क्वेश्चन एंट्रोपी पर बेस्ड थे, जो हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस के लिए, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, और उसी की प्रैक्टिस हमने की है। ठीक है, तो आई थिंक ये शीट के क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा डिस्कशन था उसको अब आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा सिस्टम में अलग अलग केसेस हमने लिए थे कि रेंडमनेस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा, और उनको मैच करवाया। तो रिजल्ट्स जो है फॉर्मूले से भी मैच वही आ रहे थे जो कि रेंडमनेस से
के कॉन्सेप्ट से थे, तो इसका मतलब ये है कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ही क्या है, रैंडमनेस, डिसऑर्डर या अनसर्टेनिटी जिसे आप कह सकते हो। नाउ जो पॉइंट्स में लिखवा रहा था उसमें लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा था कि अगर एटॉमिसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका डिसऑर्डर ज्यादा होगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से हमने लिया था CH4 और C2H6 समथिंग लाइक दैट, इसी तरह का एक एग्जांपल था। इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा तो इसकी रैंडमनेस ज्यादा है, बट ये इसका भी 1 मोल होना चाहिए, इसका भी 1 मोल होना चाहिए, टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो सेम है। बस इस यहाँ CH4 या C2H4 तो इसका डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि एटॉमिसिटी ज्यादा है। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पर दो डिफरेंट सब्सटेंस जिनकी एटॉमिसिटी सेम होती है उनका भी हमें डिसऑर्डर कंपेयर करना होता है, यानी N2 और O2। अब हमें यह बताना है कि N2 और O2 में जिनकी एटॉमिसिटी सेम है डिसऑर्डर किसका ज्यादा होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। यहां पर अब नॉर्मली जिस थॉट को हम यूज करते हैं उससे आंसर जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, बट जो थॉट हमें लगता है कि हाँ ये लॉजिक सही है, उस थॉट के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते। जैसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली माइंड में क्या आता है, एटॉमिसिटी तो सेम है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसकी स्पीड कम होगी, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका डिसऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। यानी नॉर्मल लॉजिक से आप सोचोगे तो N2 का डिसऑर्डर O2 से ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन O2 का डिसऑर्डर, O2 की एंट्रोपी जो है वो N2 से ज्यादा होती है। फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, तो नहीं करना, आपको कोई जस्टिफाई नहीं करना है, आपको कोई इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बस हाँ ये सोच सकते हो कि यानी ये जो डिसऑर्डर है, एंट्रोपी है, ये और कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। और कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर थोड़ा बहुत जस्टिफाई करना है तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा है तो स्पीड डेफिनेटली कम होगी, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और उनका नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है और वो भी डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी डिसऑर्डर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें उनको भी कंसीडर करना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी कंसीडर करना होगा। तो उसके बेसिस पर हमें डिसाइड शायद करना होगा। तो मैं यहां पर कोई आपको लॉजिक नहीं दे रहा हूं, बस मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूं कि अगर एटॉमिसिटी सेम है तो इन दैट केस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हो, फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी entropy increases with increase in molecular mass। फिर से बोल रहा हूं, एज ए फैक्ट है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, उसे ऐसे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन आपको इसका नहीं देना है और ना अपनी इच्छा से कोई बहुत सारे फिर से एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। इस पर्टिकुलर 5th और 6th पॉइंट पर कोई एग्जाम्पल आपको अपनी मन से नहीं बनाने कि सर इन दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, नहीं। बहुत लिमिटेड केसेस में हम बता सकते हैं, हमारे पास कुछ लॉजिक है, अच्छी बात है, अगर उससे आंसर मैच करता है तो, और नहीं करता है तो भी हमें कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। जो हमारे लॉजिक है मोस्टली आंसर उससे आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि साइन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिसऑर्डर के थ्रू, रैंडमनेस के थ्रू कैसे हम बता सकते हैं कि किसका डिसऑर्डर या किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। नाउ अब हम इस पोजीशन में है कि हम थर्ड लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसका स्टेटमेंट नोट करो। एंट्रोपी ऑफ a perfect crystal, entropy of a perfect crystal is zero at 0 Kelvin.
एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज 0 एट 0 केल्विन। क्या मतलब इसका वो समझते हैं। तो पहले तो इस टर्म को समझना होगा, परफेक्ट क्रिस्टल का क्या मतलब हुआ। परफेक्ट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, सॉलिड, और सॉलिड के अंदर हमें पता होता है कि जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो थ्रू आउट एक जैसा होता है। क्रिस्टल में अरेंजमेंट जो होता है एटम का थ्रू आउट एक जैसा होता है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वहां पर होता है। लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। किसी एक जगह पर कोई एक एटम होना चाहिए बट वहां से वो एटम मिसिंग होता है, किसी जगह पर जिसे नहीं होना चाहिए वहां पर वो एटम होता है। तो सॉलिड्स में भी डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर किसी सॉलिड के अंदर कोई डिफेक्ट है, किसी भी तरह का अगर कोई डिफेक्ट है, तो वो परफेक्ट सॉलिड नहीं है, वो परफेक्ट सॉलिड नहीं है। इनफैक्ट परफेक्ट क्रिस्टल की मैं बात करूं, परफेक्ट क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा और आगे सोचना होगा। जैसे HCl है, अगर आप HCl को बहुत लो टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो ये भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि हमारे पास सॉलिड HCl है। अब अगर हम इस सॉलिड HCl का स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं कि एक HCl मॉलिक्यूल यहां पर है, फिर एक HCl मॉलिक्यूल यहां पर है, फिर उतनी डिस्टेंस पर एक और HCl मॉलिक्यूल है, फिर यहां पर भी एक और HCl मॉलिक्यूल, यहां पर भी एक और HCl मॉलिक्यूल। इस तरह से HCl मॉलिक्यूल का एक यूनिफॉर्म सा अरेंजमेंट होता है। अगर बहुत कम टेम्परेचर पर हम इसको लेके जाएं जहां पर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, HCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए x डिस्टेंस पर एक HCl है तो फिर x डिस्टेंस पर है, फिर x डिस्टेंस पर होगा, फिर x डिस्टेंस पर होगा, इधर भी x डिस्टेंस, फिर इस तरह से, यानी थ्रू आउट एक यूनिफॉर्मिटी है, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। जहां पर एक HCl को होना चाहिए वहां पर HCl प्रेजेंट है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं है। लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल की डेफिनेशन इससे भी थोड़ी ज्यादा है। परफेक्ट क्रिस्टल की डेफिनेशन में ये भी आता है कि हर एक HCl मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन भी जो है एक जैसा होना चाहिए। मतलब H इधर, Cl इधर, H इधर, Cl इधर, एक थ्रू आउट दिस क्रिस्टल हर एक मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो भी एक जैसा होना चाहिए। और HCl के क्रिस्टल में हम ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, हर एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन भी एक जैसा है, तो ओरिएंटेशन भी एक जैसा होना चाहिए, कोई डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे क्रिस्टल को बोला जाता है परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल। लेकिन यही अगर हम जब CO के स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अगर आप बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो ये भी सॉलिडिफाई हो जाती है। और अब जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी सभी CO मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन कुछ CO मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है, कुछ CO मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो अलग होता है, वो अलग होता है। यहां पर CO, यहां पर ये OC एक जैसा नहीं होता है। तो यहां पर दो सभी CO अपनी पोजीशन पर है, लेकिन कुछ CO मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, ये एक इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। यानी परफेक्ट क्रिस्टल में थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए, कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट एक जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। अब इसका एंट्रोपी से क्या कनेक्शन है, तो एंट्रोपी जैसे मैंने आपको बताया था, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ योर माइंड। तो यहां पर अगर मैं HCl के स्ट्रक्चर को लेके आपसे पूछूं कि बताओ HCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप बड़ा आसानी से कह सकते हो कि एक HCl यहाँ होगा, फिर दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, फिर एक और यहाँ होगा, फिर एक और यहाँ होगा। इस तरह से इस अरेंजमेंट होगा, डिस्टेंस ये होगी, ओरिएंटेशन ये होगा, सब कुछ आप क्लियर कट आप बता सकते हो। यानी आपके माइंड में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है अरेंजमेंट को लेके। प्लस टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, 0 केल्विन। तो इन मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर है। अगर मूवमेंट भी हो रहा है और मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल कहाँ होगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लेकिन 0 केल्विन है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट के कारण कोई डिसऑर्डर नहीं है। पार्टिकल सभी अपनी पोजीशन पर है, मॉलिक्यूल सभी अभी पोजीशन पर है, तो उसको लेके भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि HCl की 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी डेल्टा एस नहीं, एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर जो होगा वो 0 होगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन अगर हम CO की बात करें तो CO मॉलिक्यूल में हर एक CO मॉलिक्यूल की पोजीशन तो आप मुझे बता दोगे कि सर ये क्या होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ये पोजीशन बता दोगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी ओरिएंटेशन की, जैसे ही बात आएगी ओरिएंटेशन की, मैं पूछूंगा कि बताओ इस CO का ओरिएंटेशन क्या होगा,
इसका क्या होगा, यहाँ पर जो CO है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इस पोजीशन पर जो CO उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप अनसर्टेन होंगे कि आप कहोगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप सर्टेन नहीं हो, यानी यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी है। इसीलिए इवन 0 केल्विन पर भी इसकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। यानी हर एक सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं होती है, केवल परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी ही 0 केल्विन पर 0 होगी। और अगर आपने टेम्परेचर 0 से जैसे ही थोड़ा ज्यादा किया तो फिर तो किसी की भी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मूव करने लगेंगे और जैसे ही मूव करने लगेंगे तो अनसर्टेनिटी वहां पर डेवलप हो जाएगी। यानी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 हो सकती है, गारंटी उसकी भी नहीं है, बट अदर देन 0 केल्विन, 0 से जैसे ही आप ऊपर आए फिर किसी की भी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। और हाँ, यहां से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि एंट्रोपी 0 फिर भी हो सकती 0 केल्विन पर, बट नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगी। नेगेटिव एंट्रोपी का कोई सेंस नहीं बनता है। तो 0 केल्विन पर सभी की एंट्रोपी 0 नहीं होती। जनरली ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है एंट्रोपी इज 0 एट 0 केल्विन, ऑलवेज ट्रू नहीं है। इट इज ट्रू ओनली फॉर परफेक्ट क्रिस्टल। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होती है, बाकियों के लिए नहीं होती है। हाँ, इनकी भी मैं बता दूं, एंट्रोपी 0 तो नहीं है लेकिन कोई बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है। तो इवन जैसा मैंने एक पहले भी आपको बताया था, दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक मैक्रोस्कोपिक जो आप और हम पढ़ रहे हैं, और एक होती माइक्रोस्कोपिक जिसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ये वर्ड्स मैंने पहले भी यूज किए हैं। तो इवन जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसकी हेल्प से जिनकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 नहीं होती है, हम उनकी एंट्रोपी भी निकाल चुके हैं। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, जिनकी 0 है वो भी हमें पता है और जिनकी 0 नहीं है उनकी एंट्रोपी कितनी है वो भी डेटा हमारे पास है, बट वो कैसे आया उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हो आगे जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि वो परफेक्ट क्रिस्टल है या नहीं है, तब भी 0 केल्विन पर हम एंट्रोपी को 0 मान लेते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप ये कह सकते हो कि चाहे कोई सा भी सब्सटेंस हो, 0 केल्विन पर हम एंट्रोपी को क्या मान लेते हैं, 0। तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट करके, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स entropy of any substance can be assumed 0 at 0 Kelvin। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, सर ये ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तो हम 0 मान लेंगे, बाकी हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी 0 है और किसकी 0 नहीं है। जैसे आपने तो कह दिया HCl की 0 है, CO की नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा, और ना आपसे कोई ये पूछने वाला है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ CO2 की क्या होगी, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इसकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप कह सकते हो कि ये परफेक्ट क्रिस्टल बना रहा होगा, और जिसकी 0 नहीं है 0 केल्विन पर वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बना रहा होगा। तो आपसे कभी कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो फैक्ट थे जो मुझे पता थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी हर किसी सब्सटेंस के लिए 0 होगी या नहीं होगी वो हम इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज 0 एट 0 केल्विन। अगेन एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये 0 जो है हमने माना नहीं है, ये 0 है। इसको ऐसे समझना, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0, वो हम 0 मान रहे हैं। वो आप अर्थ की सरफेस पे मान सकते हो, 1 मीटर पर मान सकते हो, 10 मीटर पर मान सकते हो, तो कहीं पे भी मान सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 0 केल्विन पर वो एंट्रोपी 0 होती है। ये हमने अज्यूम नहीं किया है, ये होती है, राइट। तो ये अजम्पशन नहीं है जिसे आप बदल सको, एक फैक्ट है ये कि हाँ, ये 0 केल्विन पर एंट्रोपी जो है एक परफेक्ट क्रिस्टल की 0 होती है ना। अब इसका यूज क्या है, जो हमारा पर्पस था उसमें इसका यूज क्या है वो अब हमें देखना होगा। तो इसका एप्लीकेशन अब देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनने चाहिए, कोशिश करो जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओ अच्छी तरह से, जैसे क्लासेस के अंदर हम नोट्स बनाते हैं उसी तरह से ही आपको नोट्स बनाने। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, फर्स्ट वन, टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी of a substance at any temperature and pressure। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर आपको किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो कैसे किया जा सकता है। यहां पर एब्सोल्यूट वर्ड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो एंट्रोपी है, ये जो हम निकालने जा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स रहेगी। आप मान लीजिए अर्थ की सरफेस के 10 मीटर पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, ये इसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, बिकॉज जिस दिन आपने रेफरेंस बदल दिया 10 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं वो फिक्स है, ऑक्सीजन के लिए सपोज फिक्स है, नाइट्रोजन के लिए फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो कैसे निकालेंगे, सपोज कोई सब्सटेंस है, किसी टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पर आपको इसकी एंट्रोपी निकालनी है, तो क्या करें, ऑन पेपर, ऑब्वियसली ऑन पेपर आप इसको 0 केल्विन और पी प्रेशर पर लेके जाइए। 0 केल्विन, देखिए एग्जैक्टली 0 केल्विन कोई अचीव नहीं कर सकता, तो ऑलमोस्ट 0 केल्विन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कि सर ऑलमोस्ट 0 केल्विन भी कैसे अचीव होगा, वो हमारी हेडेक नहीं है, वो हमारी हेडेक नहीं है। हम तो यहाँ पर तो अभी हाँ सोचे कि हाँ ऑलमोस्ट 0 केल्विन हम अचीव कर पा रहे हैं, तो सब्सटेंस को हम 0 केल्विन पर लेके चले गए और अब 0 केल्विन से हमने वापस से इसको हीटअप किया और किस टेम्परेचर पर लेके आ रहे हैं, टी केल्विन पर हम उसे लेके आ रहे हैं। इसका हम क्या निकालेंगे, एंट्रोपी में चेंज। तो एंट्रोपी चेंज फ्रॉम 0 टू टी टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है एनसीपी dt अपॉन टी, सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम सीपी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेल्टा है सही, ये क्या है, एंट्रोपी एट टी केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन, राइट, जिसमें से हाँ हमें ये पता है कि 0 केल्विन पर तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। मान रहे हैं कि सभी परफेक्ट क्रिस्टल है तो 0 केल्विन पर उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से हमें टी केल्विन पर उस सब्सटेंस की एंट्रोपी पता चल जाएगी। हाँ यहां पर ये जरूर है कि अब आप इसे इंटीग्रेट जब कर रहे होंगे तो लेट्स से टी टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस जो है वो गैसेस स्टेट में है, अब गैसेस स्टेट में है और 0 केल्विन पर वो सॉलिड स्टेट में है। तो जब आप इसे 0 से टी टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होगा, तो उसका जो सीपी है वो भी चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको इसे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होगा, पहले 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक सब्सटेंस किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये कह सकते हो ये सी किसका आ गया, सॉलिड का सी। सॉलिड की मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ सीपी सीवी नहीं लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूं, यानी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब जब मेल्टिंग पॉइंट पर वो आ गया तो अब मेल्टिंग होगी और मेल्टिंग में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट पर, और इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी तो वही फेस चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या होगा, मेल्ट होने के बाद अब आप इसे फिर से हीट दोगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड dt अपॉन टी। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो अब वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। देन फाइनली अब वो वेपराइज भी हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट से टी टेम्परेचर तक जो भी हमारा टी टेम्परेचर है, सब्सटेंस गैसेस स्टेट में रहेगा, तो एनसीपी dt अपॉन टी। यानी अगर वो गैसेस स्टेट में टी टेम्परेचर पर तो इतनी सारी स्टेप्स करनी होगी, और हाँ अगर वही सॉलिड स्टेट में है तो एक ही स्टेप से आपका काम हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में तो 1 2 3 स्टेप करनी होगी। तो इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। लिसन इट, ये इस तरह से है, कंफ्यूज नहीं हो जाओ कहाँ से कहाँ, बट हाँ ये सारी
सारे डेटा पता होने चाहिए। यस, ये सारे डेटा की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना है, डेल्टा एच फ्यूजन कितना है, सॉलिड का सी कितना है, ये सारे डेटा पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम टी टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंट्रोपी बोलो या एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये डेटा फिक्स है। इसको और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम एब्सोल्यूट वर्ड लगा देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये किसी के रिलेटिव नहीं है। इनफैक्ट इस पे भी जेई में क्वेश्चन आ चुका, लास्ट ईयर कह सकते हो, इस पर क्वेश्चन आया था जेई में, और उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते, तो अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। और जेई मेंस में इस पर क्वेश्चन आया था, तो है कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट जाता है। लेकिन अब हमने क्या क्या, जितने भी सब्सटेंस थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, जितने भी सब्सटेंस थे, H2O, CO2, इन सब के लिए हमने 1 बार 298 केल्विन पर 1 बार 298 केल्विन पर सबके लिए हमने एंट्रोपी फाइंड आउट कर ली। यानी सबकी हमें क्या पता चल गई, एंट्रोपी पता चल गई। तो अब हमारे पास कह सकते हैं एक डेटा बैंक है, जिसमें हमारे पास इन सब की एंट्रोपी का डेटा है। सबकी एंट्रोपी पता है 1 बार 298। हाँ, चाहो तो आप इसे अब कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये मान लीजिए आपने कोई आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो 400 केल्विन पर, तो कोई नहीं, आपको 298 से कहां तक केवल इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 400 तक इंटीग्रेट करना। प्रेशर भी चेंज कर सकते हो, प्रेशर का फॉर्मूला भी, अगर ये टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर आप चेंज कर रहे हो, तो NR/ln P1/P2 वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अगर प्रेशर 1 बार इसकी बजाय 10 बार है, तो आप प्रेशर भी चेंज कर सकते हो। तो अब इस डेटा को हम और किसी पर कन्वर्ट कर सकते हैं। हर बार अब 0 केल्विन से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको 298 पर पता है, 300 पे चाहिए, कन्वर्ट कर लीजिए। 298 से 300, 400 केल्विन पे चाहिए, तो 400 केल्विन से 300 से 400 कम पर चाहिए, 298 से 200, तो भी इंटीग्रेट कर दीजिए। तो किसी और कंडीशन का हम एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है सर एंट्रोपी भी पता चल गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एंट्रोपी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अजीब सा है, जो टर्म्स बड़ी सिंपल सी थी, एनर्जी कह सकते हो, खासकर एनर्जी बड़ी सिंपल सी टर्म थी, समझ में भी आसानी से आती है, लेकिन उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। और एंट्रोपी जो कुछ लेक्चर से पहले पता भी नहीं थी, आज भी हमें कुछ पता है कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट। तो है फैक्ट, ये फैक्ट यही है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी की फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब इससे हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा, तो पहले तो क्वेश्चन आता है कौन सा पर्पस सर, भूल गए, याद है या नहीं? किस पर्पस के लिए सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं, कि हमें केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना है। एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन डेल्टा एस फॉर केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जितनी भी रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं उसमें हमें पता है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखते हैं, ज्यादातर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखते ही, बट किसी में प्रेशर तो किसी में वॉल्यूम। लेट्स से ये रिएक्शन हो रही है जिसमें टेम्परेचर हमने रखा हुआ T1, प्रेशर रखा हुआ P1, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, और उस पर A और B रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, C में। अब सोचो आप, इनिशियली जो रेंडमनेस है, डिसऑर्डर, वो किसके कारण होगी, कंटेनर में A और B है तो A और B के कारण होगी। जब A और B रिएक्ट कर जाएंगे, फाइनली कंटेनर में क्या आ जाएगा, C, तो जो डिसऑर्डर होगा वो किसके कारण होगा, C के कारण होगा। तो अगर मुझे एंट्रोपी में चेंज निकालना है, तो A की एंट्रोपी यहाँ पर SA, ये हम कह रहे हैं एंट्रोपी, यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ A, ये जनरली पर मोल में होती, ये डेटा जो होता है। एंट्रोपी की यूनिट हम पहले भी लिख चुके हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला Q/T, तो जूल पर केल्विन तो होता ही है, तो यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल, B की भी पर मोल एंट्रोपी SB, और इसकी पर मोल की एंट्रोपी SC, लेकिन ये एक पर मोल की एंट्रोपी है। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन एक हो रही है, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो
तो फाइनली कंटेनर के अंदर क्या है, सी है, और सी के कितने मोल्स है, सी मोल, तो सी के कारण एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 1 मोल की एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ सी, माइनस इनिशियली एंट्रोपी किसके कारण होगी, ए के कारण और बी के कारण, ए के कारण और बी के कारण। तो यहां पर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस करके ब्रैकेट लगा दिया, ये प्रोडक्ट की एंट्रोपी, ये रिएक्टेंट की एंट्रोपी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे हम एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहां पर हमने एंट्रोपी चेंज करने का तरीका ही बदल दिया, तरीका ही, अप्रोच बिल्कुल बदल दी, कहीं Q बाई टी की बात ही नहीं कर रहे, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं कि Q रिवर्सिबल है या Q इरिवर्सिबल है, यहाँ पर अप्रोच ही एक अलग आ गई कि एंट्रोपी निकालनी है, सबकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता है हमें, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, यानी प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिससे हम एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, अप्रोच बिल्कुल हमने बदल दी, यहां से आप एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। कह सकते हो कि अच्छा खासा टाइम लगा इस फॉर्मूले तक आने में, हाँ लेकिन फॉर्मूला बड़ा आसान है, पहले वाला फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजन है, क्यों रिवर्सिबल क्यों इरिवर्सिबल, इस तरह से सोचो, पाथ के बारे में, पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा गिवन होगा, ए बी सी की एंट्रोपी गिवन होगी, उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, पुट कर दो, एक केमिकल रिएक्शन का आप एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। इनफैक्ट यहां से उल्टा चल के हम ये बता सकते हैं कि किस कंडीशन पर एक केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबली हो रही होगी, किस कंडीशन पर वो रिवर्सिबल होगी, वो यहां से कैसे बताएंगे, तो यहां से पहले केमिकल रिएक्शन का किसी T1 टेम्परेचर और P1 प्रेशर पे क्या निकालो, एंट्रोपी चेंज। ये केमिकल रिएक्शन मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आ गया। जहां तक बात करें सराउंडिंग्स की, तो उसका तरीका तो अभी भी वही है, क्योंकि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज यानी Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ये देखो, ये रिएक्शन जब हो रही तो सराउंडिंग्स को कितनी हीट मिल रही है या सराउंडिंग कितनी हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग का Q निकाल लो, डिवाइड बाय टेम्परेचर, डिवाइड बाय टेम्परेचर, इससे डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा, और डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम अगर जीरो है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम लेस देन जीरो है तो वो प्रोसेस नहीं होगा, और डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स का सम ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा। राइट, तो यहां से आप ये बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जिस कंडीशन पर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, जिस टेम्परेचर प्रेशर पर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उस टेम्परेचर प्रेशर का डेल्टा एस पता होना चाहिए, डेल्टा एस सराउंडिंग्स पता होना चाहिए, इन दोनों का सम करके आप उस केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड, उस एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स फाइंड आउट करके फिजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। तो फाइनली जो हमारा पर्पस था वो यहाँ आके सॉल्व होता है, एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पर्पस हमारा यहाँ पर आके फुलफिल हो रहा है। हाँ, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स किस तरह से आएंगे, तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिएक्टेंट की एंट्रोपी इतनी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी चेंज निकालो, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा एच सराउंडिंग्स निकालना है तो डेल्टा एच, अगर रिएक्शन का डेल्टा एच मतलब क्यू पता है तो क्यू सिस्टम पता है, उससे क्यू सराउंडिंग, और वो भी आप निकाल सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है अब मैं बताता हूँ, होगा क्या, क्वेश्चन आएगा, डेटा आपको दे रखा T1 टेम्परेचर P1 प्रेशर पर, रिएक्शन आप कर रहे हो किसी और कंडीशन पर, जैसे मान लो डेटा है 1 बार 298 का और आप रिएक्शन कर रहे हो 500 केल्विन पर, अब क्या होगा, आपको 298 केल्विन के डेटा को किस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 500 केल्विन पर, या अगर आप रिएक्शन 700 केल्विन पे कर रहे हो तो 298 के डेटा को किस पे कन्वर्ट करना होगा, 700 केल्विन पर। तो कह सकते हो सर कोई बड़ी बात नहीं है, जब पहले जीरो से इस पर आ गए तो 298 से 500 भी चले जाएंगे, एक स्टेप और ऐड करनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 298 टू 700 एनसीपीडीटी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो केवल एनसीपी ln T2 by T1 वाली टर्म आ जाएगी, और प्रेशर भी वेरी कर रहा है तो nr ln P2 by P1 वाली टर्म भी आ जाएगी, बड़ा सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यही होगा, क्वेश्चन जब आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस में तो जिस कंडीशन पर रिएक्शन हो रही है उसी का डेटा दे रखा है, बट कुछ में जो है हमें किसी और कंडीशन का है, तो इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, वेरिएशन ऑफ
with temperature at constant pressure। पहले एक काम करते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी करते हैं। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी करते हैं। प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। अब होगा क्या, यू मान लीजिए कि रिएक्शन जो आप कर रहे हो, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू C मोल्स ऑफ C, आप T2 टेम्परेचर पर कर रहे हो, तो आपको एंट्रोपी ऑफ A भी किस पे चाहिए, T2 पर, B की एंट्रोपी भी किस पे चाहिए, T2 पर, C की एंट्रोपी भी किस पे चाहिए, T2 पर। लेकिन आपके पास डेटा किस पर है, T1 पर। तो क्या करना होगा, ये सारे डेटा आपको किस पर निकालने होंगे, T2 टेम्परेचर पर। ये भी P2 लिख देता हूँ, T2 टेम्परेचर पर ये सारे डेटा चाहिए आपको। डे किस पर रखा है, T1 पर। अभी राइट नाउ जो फोकस है वो केवल टेम्परेचर है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्रोपी एट C एट T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ C एट T1, वही डेल्टा S इक्वल्स टू T1 से T2 एंड Cp किसका आएगा, C का। और ये 1 मोल का डेटा, तो यहां से ये N में हटा देता हूं, dt अपॉन T। C की एंट्रोपी, C की मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पुट करो, T1 से T2 इंटीग्रेट कर दो। यहाँ T1 टेम्परेचर पर एंट्रोपी पता है तो T2 पर आ जाएगी। फिर यही फॉर्मूला आपको A के लिए भी लगाना पड़ेगा। Cp किसका आएगा यहाँ पर, A का, dt अपॉन T। और फिर यही फॉर्मूला आपको B के लिए भी लगाना पड़ेगा। तीन बार हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एक बार C के लिए, एक बार B के लिए। ये सारे डेटा T1 के पता है, ये Cp सबका गिवन होगा, T1 से T2 इंटीग्रेट कर दिए, T2 टेम्परेचर पे सबका डेटा आ जाएगा। और जब T2 पर आ गया तो जैसे हम T1 पे पुट करते थे, अब डेटा किस पे पुट कर देंगे, T2 पर, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है, इसी तरह से करना चाहिए, पहले एक बार C के लिए फॉर्मूला लगाओ, फिर A के लिए, फिर B के लिए, यानी सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सोचे इसको कैसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले आप क्यों ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने से पहले भी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन एट T2। ये क्या होगा, C इंटू एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ C एट T2 माइनस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A एट T2 माइनस B एंट्रोपी ऑफ B एट T2। यही करना। तो क्यों ना हम इसको फर्स्ट वाली रिएक्शन को C से मल्टीप्लाई कर दें पूरी को, सेकंड वाली रिएक्शन को A से मल्टीप्लाई कर दें, और इस थर्ड वाली रिएक्शन को B से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे। और फिर फर्स्ट में से सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आ रही मेरी कुछ, फर्स्ट में से सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C माइनस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A माइनस B इंटू एंट्रोपी ऑफ B, यानी क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर। माइनस क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C एट T1 माइनस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A एट T1 माइनस B एंट्रोपी ऑफ B एट T1। तो ये क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस जब आप लोगे तो एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन एट T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 से T2 इंटीग्रेट कर दो, और यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इस चीज को अलग से लिख रहा हूं, यहां पर क्या होगा, C इंटू Cp ऑफ C माइनस A इंटू Cp ऑफ A माइनस B Cp ऑफ B, राइट, यही आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा CPR। जैसे यहाँ पर डेल्टा एस आर लिखा, वो क्या है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि क्या जाएगा, डेल्टा CPR dt अपॉन T। और अगर यही डेल्टा CPR टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो आप इसे बाहर निकाल लो, एंट्रोपी चेंज एट T2 माइनस एंट्रोपी चेंज एट T1 इक्वल्स टू डेल्टा CPR ln T2 अपॉन T1। क्या फायदा हुआ,
इससे फायदा ये हुआ कि अगर आपको T1 टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज का डेटा दे रखा है तो पहले आप T1 टेम्परेचर पर ही एंट्रोपी निकाल लो, पहले इस पर निकाल लो। अब आपको T2 पे चाहिए तो Cp का डेटा दे रखा होगा, डेल्टा Cpr निकालो और इसको इंटीग्रेट कर दो या इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो डेल्टा Sr एट T2 यानी T2 टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, यानी एक ही बार में काम हो गया, 3 बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट हुआ है। तो इसे हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। T2 पर इतना है, T1 पर इतना है तो T2 पर कितना होगा, नोट करिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन था। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप प्रेशर के साथ वेरिएशन की बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे टेम्परेचर के साथ क्या है प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। पूरा डेरिवेशन के बजाय सिंपली आपको एक हिंट दे रहा हूँ जिससे आप खुद डिराइव कर सकते हैं। क्या ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हुआ जिसमें T1 T2 यहाँ dt/T आया। दूसरी वाली टर्म क्या होगी, NR वाली टर्म क्यों जीरो हो गई, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट था। अब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी कर रहा है तो ये वाली टर्म जीरो होगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर अब चेंज कर देते हैं, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर A moles of A प्लस B moles of B कन्वर्टिंग इनटू C moles of C। चलिए किसी एक के लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, एंट्रोपी ऑफ C एट P2 माइनस एंट्रोपी ऑफ C एट P1 इक्वल्स टू 1 मोल के लिए R ln P1 अपॉन P2। यहाँ अच्छी बात क्या, R सबके लिए चेंज होगा जबकि सबके लिए सेम होगा, जबकि Cp सबके लिए अलग अलग था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबके लिए सेम है। हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, सॉलिड और लिक्विड अगर है तो प्रेशर चेंज करने पर उनका एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं होगा। तो केवल अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड ही है तो वैसे ही फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी चेंज का NCln T2/T1, तो ये वाली टर्म आएगी नहीं। और रियल गैसेस अगर है तो रियल गैसेस के लिए तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो रियल गैसेस के लिए तो हम नहीं कर सकते। हाँ आइडियल गैस है तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि गैसेस चाहे कोई सी भी हो, हम उसके लिए फॉर्मूला तो ये लगा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला आप C के लिए भी लगाओगे, A के लिए भी लगाओगे, B के लिए भी लगाओगे, फिर इक्वेशन 1 में से 2 और 3 को सबट्रैक्ट करोगे तो जैसा यहाँ मैंने लिखा था एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी। एंट्रोपी चेंज फॉर C, एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन एट P2 माइनस एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन एट P1। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C की यहाँ पर C मोल्स आ जाएंगे, फिर B के मोल्स, फिर A के मोल्स, तो C माइनस B माइनस A, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्यों लिखा है, क्योंकि केवल गैसेस के लिए ही ये फॉर्मूला है। तो
जो डेल्टा एन जी होगा वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको केवल किसके लेने होंगे, गैसेस के। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बाय द वे अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टेम्परेचर चेंज के कारण पार्ट हो गया, ये प्रेशर के कारण हो गया। तो अगर आप दोनों ही चेंज कर रहे हो, T2 P2 एंट्रोपी चेंज एट T1 P1, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा CPR ln T2 अपॉन T1 प्लस डेल्टा NG, नीचे लिख देता हूँ, प्लस डेल्टा NG R ln P1 बाय T, अगर आप दोनों ही चेंज कर रहे हो, राइट। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूले आ गए किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक दो फॉर्मूले अभी हम और डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूले तो आप देख ही पा रहे हो जो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं। एंट्रोपी चेंज के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू C मोल्स ऑफ C। ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसका हमें एंथैल्पी में चेंज पता है। एंथैल्पी में चेंज पता है किस टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर पर हमें उसके लिए एंथैल्पी में चेंज पता, और हमें इसका एंथैल्पी पे चेंज किस पे निकालना है, T2 टेम्परेचर पर। वो T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालेंगे वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी की वैल्यू नहीं है, बट इस तरह से सोचिए कि हमारे को अगर T2 टेम्परेचर पर निकालना है तो B की एंथैल्पी पता होनी चाहिए, A की एंथैल्पी पता होनी चाहिए T2 पर, B की एंथैल्पी भी पता होनी चाहिए T2 पर, और C की एंथैल्पी भी पता होनी चाहिए T2 पर। जबकि है किस टेम्परेचर के पास है, किस टेम्परेचर का डेटा हमारे पास है, T1 का। तो T1 के डेटा को किस पे कन्वर्ट करना होगा, T2 पर। तो एंथैल्पी ऑफ C एट T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ C एट T1। डेल्टा H टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, प्रेशर अगेन हम मान रहे हैं कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। अगर प्रेशर कांस्टेंट है फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो NCP 1 मोल के लिए तो CP किसका आ जाएगा, C का, लेकिन CP dt, इस बार dt by t नहीं आएगा। एंट्रोपी में dt by t है, एंथैल्पी के केस में केवल क्या है, dt। अब यही फॉर्मूला फिर से कह सकते हो 3 बार लगेगा, फिर वापस से वही प्रोसेस आप सबट्रैक्ट करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज एट T2 टेम्परेचर माइनस एंथैल्पी चेंज एट T1 टेम्परेचर इक्वल्स टू, सेम लॉजिक, सब कुछ वही है, डेल्टा CPR L dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1। शायद आप लोगों को इस इक्वेशन का आइडिया होगा। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन, जिसका यूज क्या है, किसी T1 टेम्परेचर पर अगर आपको एंथैल्पी में चेंज पता है तो आप इससे T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक मेजर कंफ्यूजन बहुतों को पता है क्या होता है। बहुतों को ऐसा लगता है कि T1 से हम टेम्परेचर T2 चेंज कर रहे हैं, T1 से T2 तो कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन क्या लगता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ये टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है। क्या ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, या तो T1 है या T2 है। तो फिर ये क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि आप में से कोई एक स्टूडेंट एक केमिकल रिएक्शन को T1 टेम्परेचर पे कर रहा है और कोई T2 टेम्परेचर पर कर रहा है। तो जो T1 टेम्परेचर पे कर रहा है उसकी एंथैल्पी का डिफरेंस और जो T2 टेम्परेचर पर कर रहा है उसकी एंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा CPR T2 माइनस T1 के बराबर होगा। यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ना प्रेशर चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। एंड विथ सेम लॉजिक, इसी लॉजिक से ये तो डेल्टा H का फॉर्मूला है, आप डेल्टा U का भी लिख सकते हो। उसमें क्या चेंज आएगा, आई थिंक वो आप खुद आसानी से बता सकते हो। यहाँ CV था, CP था, यहाँ उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा CVR T2 माइनस T1। बट ये इक्वेशन ज़्यादा यूज नहीं होती। ज़्यादा इक्वेशन कौन सी यूज होती, किरचॉफ इक्वेशन यूज होती है। तो वो इक्वेशन यानी यहाँ पर किरचॉफ इक्वेशन भी हमने डिराइव की विथ सेम लॉजिक। और यहाँ पर ये तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन था डेल्टा H और डेल्टा U का, वेरिएशन ऑफ, इससे ऊपर चाहो तो एक हेडिंग लिख देना, वेरिएशन ऑफ डेल्टा HR विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेल्टा HR विथ टेम्परेचर, देन यहाँ पर वेरिएशन ऑफ डेल्टा HR विथ प्रेशर। अब जब प्रेशर की बात आती है तो जो फॉर्मूला था DH इक्वल्स टू CP dt बाई
Cp dt प्लस डेल्टा H बाई डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। राइट नाउ जो भी डेरिवेशन किया था उसमें प्रेशर कांस्टेंट था तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बची कौन सी टर्म? ये वाली। अब इसकी अगर हम बात करें राइट, तो यहाँ पर आइडियल गैस की अगर मैं बात करता हूँ तो आइडियल गैसेस के लिए हमें पता है एंथैल्पी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने पहले ही आपसे कहा था प्रेशर चेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत कम चेंज होता है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी ये वाली टर्म क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। अब बात आती रियल गैस की। रियल गैस के लिए डेफिनेटली ये टर्म जीरो नहीं होगी। लेकिन ये जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले किसके लगा रहे हैं? आइडियल गैस के। मतलब यहाँ पर हम रियल गैसेस को क्या मान रहे हैं? आइडियल मान के ही मान। तो अगर रियल को भी हमने आइडियल मान लिया तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पर क्या हुआ? आइडियल के लिए तो ये टर्म जीरो ही है, सॉलिड और लिक्विड के लिए भी जीरो, और रियल को सबको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त अगर रियल के लिए ये डेटा गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गिवन नहीं है तो हमें उन्हें आइडियल ही मानना होगा, और आइडियल मानेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यानी प्रेशर चेंज यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये वाली टर्म सबके लिए ही क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि रियल गैसेस को भी हमने क्या मान लिया? आइडियल। तो इसका मतलब प्रेशर चेंज करने पर किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। डेल्टा H जीरो है तो ए की एंथैल्पी वही रहेगी, बी की भी वही रहेगी, सी की भी वही रहेगी। तो प्रेशर चेंज करने पर एक केमिकल रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज में कोई चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है, एंथैल्पी चेंज वही रहता है। फिर से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, हाँ ये कुछ हमने यहाँ अजम्पशंस लिए हैं। अजम्पशंस क्या लिए हैं? यहाँ पर पहला अजम्पशन सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट किया है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं ये टर्म है तो फिर हम कंसिडर करेंगे, जो कि कभी नहीं होगा। तो खैर सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने माना है कि ये टर्म जीरो है, और रियल गैसेस को भी हमने आइडियल की तरह ट्रीट किया है। ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मैंने कंडीशन आपको लिखाई है। आगे चल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर जो एंथैल्पी चेंज का डेटा जो P1 पर है वही P2 पर, एंट्रोपी में नहीं है सब। क्योंकि आइडियल एंट्रोपी की बात करें तो प्रेशर चेंज करने पर आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज होती है, आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज होती है, लेकिन प्रेशर चेंज करने पर आइडियल गैस की एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है। तो एंट्रोपी चेंज में तो चेंज आ रहा है प्रेशर चेंज करने पर, बट एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। काम आएगा आगे फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए ये फॉर्मूले कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम एक सब्सटेंस का एंथैल्पी एंट्रोपी T1 से T2 निकाल रहे थे। ये किसी सब्सटेंस के लिए फॉर्मूले नहीं है, ये किसी सब्सटेंस के लिए फॉर्मूले नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वो लैंग्वेज आप बोल के आपको देखना होगा। ये पता है क्या, कि किसी केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज P1 पर पता है, हम किस पे निकाल रहे हैं? P2 पर। किसी केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज P1 पर पता है, हम किस पे निकाल रहे हैं? P2 पर। ये सेंटेंस आपको एज इट इज बोलना है। जैसे जैसे आप ये सेंटेंस बोलोगे क्लियरिटी बढ़ेगी, सेंटेंस नहीं बोलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। जैसे इसी चीज को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बोलता हूँ, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बट फैक्ट है। ये पता हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन देखा जाए तो हम यहां पर एंट्रोपी चेंज में चेंज निकाल रहे हैं। ये एंट्रोपी चेंज है और ये उसमें चेंज है। एंट्रोपी चेंज में चेंज विथ प्रेशर एंड विथ टेम्परेचर। अब ये बड़ा भयानक यानी हेवी स्टेटमेंट हो गया, एंट्रोपी चेंज में चेंज। बट फैक्ट तो वही है, केमिकल रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज था किसी P1 प्रेशर पर पता था, हम उसको किस पर निकाल रहे हैं? P2 पर निकाल रहे हैं। तो एंट्रोपी चेंज में कितना चेंज होगा वो हम यहाँ निकाल रहे हैं। एक सब्सटेंस की अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं है। गड़बड़ कहाँ होती है, आगे चल के अब क्वेश्चन आता है, एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन कर दिया, बताओ एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, और फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे हैं। ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, एंट्रोपी में चेंज पूछा, जबकि ये तो एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज में चेंज है। चलिए इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूं जो आपको करना है, जिसमें ये सारे फॉर्मूले जो है वो यूज होंगे।
सॉल्व नहीं करना पूरा आंसर ln2 ln10 इसी तरह से बस लिखना है, आर की टर्म्स में ही आपको आंसर देना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ln2 ln3 ln4 जो भी आपका आ रहा है उसी की टर्म्स में। पार्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन बहुत बेसिक से हैं, बहुत सिंपल से ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं इसके अंदर।
चलिए कुछ आंसर्स मैं लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, डेटा गिवन है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 300 माइनस इसका करोगे तो 350, तो यहाँ पर ही आ जाएगा डेल्टा एस रिएक्शन माइनस 50 जूल पर केल्विन। 600 केल्विन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं डेल्टा ऐसा नहीं, माइनस 50 केल्विन तो आएगा ही आएगा, डेल्टा एस आर एट T1 राइट, प्लस डेल्टा सी पी आर वी की वैल्यू कितनी है -10, डेल्टा सी पी आर की वैल्यू -10, यहां से ये नंबर हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, प्लस मल्टीप्लाइड बाय एलन टेम्परेचर T2 यानी 600 डिवाइडेड बाय 300। यहां पर हम बात करें तो -50 तो आएगा ही, डेल्टा एन जी की वैल्यू भी कितनी होगी -1 आर एलन P1 बाई P2 यानी 1/10, तो ये उल्टा करोगे 10/1 तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चेंज करें तो -50 में अब डायरेक्ट -10 एलन 2 और यहाँ पर प्लस आर एलन 10, ये और ये दोनों टर्म। यहाँ पर अगर हम देखें किरचॉफ इक्वेशन लगानी होगी तो किरचॉफ इक्वेशन डेल्टा, ये अब ध्यान रख रहे हैं 50 किलो जूल है, डेल्टा सीपीआर की वैल्यू, डेल्टा सीपीआर वही -10 या T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा 300। ये किलो जूल में है तो किससे डिवाइड करना होगा 1000 से, तो ये -3 और ये 47 किलो जूल, ये इस पार्ट का आंसर 47। यहाँ पर प्रेशर चेंज कर रहे हो, कोई चेंज नहीं होगा, 50 किलो जूल ही रहेगा। यहाँ पर आपने प्रेशर चेंज किया, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का वही इफेक्ट होगा, तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा 47 किलो जूल। देन डेल्टा सराउंडिंग्स, ये कैसे निकालें, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, सराउंडिंग का क्यू पता होना चाहिए। सराउंडिंग का क्यू क्या होगा, जो सिस्टम का क्यू होगा, और सिस्टम का क्यू क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा एच है वही क्यू है। तो हर एक कंडीशन का आपको डेल्टा एच पता है, मतलब हर एक कंडीशन का क्यू पता है, यानी क्यू सिस्टम पता है, उसका साइन बदल दो तो डेल्टा एच सराउंडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा -300 केल्विन पर -50 किलो जूल, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करा है, नहीं सराउंडिंग दे रहा है, तो 50 किलो जूल 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का टेम्परेचर वही होगा जो सिस्टम का होगा। सेकंड पार्ट का सबका डेल्टा एच पता है, कुछ नहीं करना आपको, -47 × 10⁻³ अपॉन 600। यहां पर फिर से वही आ जाएगा, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर तो वही है, -50 × 10⁻³ अपॉन 600, और इस पार्ट का करेंगे तो -47 × 10⁻³ अपॉन 600, नहीं यहाँ सॉरी 300 600 तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के और भी पार्ट में बना सकता हूँ, 4 पार्ट और बना सकता हूँ। डेल्टा एस यूनिवर्स, इस कंडीशन का, इस कंडीशन का, इस कंडीशन का, इस कंडीशन का, कोई नहीं, डेल्टा सराउंडिंग पता है, डेल्टा सिस्टम पता है, दोनों को ऐड कर दो, डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा। और अगर वो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो कह दो रिएक्शन हो जाएगी, नेगेटिव है तो नहीं होगी। तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी आप निकाल सकते हो। तो इसके 4 पार्ट्स और आप खुद सोच सकते हो, आगे और भी पार्ट्स है, इसमें मैं और भी पार्ट्स अभी बनाऊंगा आगे चल के, जब पहले हम कुछ पढ़ेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है। देखो ये सब बहुत आसान अभी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में हम कर रहे हैं, इसीलिए आसान लग रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि डेल्टा एस यूनिवर्स के 4 पार्ट और दे सकता हूँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट डेल्टा एस यूनिवर्स के चारों पार्ट पर क्वेश्चन दूंगा और ये सारे पार्ट नहीं पूछूंगा तो सेम क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि राइट नाउ क्या हो रहा है, आपको स्टेप्स पता चल रही है कि ये करना फिर ये करना, तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि इन स्टेप्स के थ्रू आप करते जाओगे, एक स्टेप हुई फिर दूसरी स्टेप फिर तीसरी स्टेप। अगर मैं डायरेक्ट आपको पूछ दूंगा डेल्टा एस यूनिवर्स निकालो इस कंडीशन का, इस कंडीशन का, करना यही है लेकिन वो दिखता नहीं है, तो यहाँ ये डिफरेंस आता है। आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिस करिए। अभी आज के लिए अभी मैंने अभी कोई होमवर्क फिर से नहीं दिया है, अभी मेन काम है टेस्ट आ रहा है, टेस्ट के लिए आप थर्मोडायनेमिक्स 1 की शीट को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, राइट।
बैचेस टू बैचेस थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग है, निश्चय बैच का सिलेबस अलग है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। आपके लिए हमने नया सिलेबस बना दिया है, तो बट जिनके लिए मेन फोकस आपको जो करना है, एक थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1, उसकी शीट को फिर से सॉल्व करो, अच्छी तरह से सॉल्व आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।